हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, वितान का लेसन नंबर फर्स्ट सिल्वर वेडिंग बेटा चल रहा था। पूर्व क्लास में हमने पढ़ा यशोधर बाबू की पत्नी को किस तरह लग रहा है कि यशोधर बाबू में बदलाव आ गया समय के साथ साथ। तो यशोधर बाबू जी क्या कह रहे हैं, पेज संख्या 10 पैराग्राफ नंबर 2। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना मानना कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उनमें कुछ बदलाव आया है, पहले की तुलना में उनमें बहुत कुछ बदलाव आए, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है, उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई के बाहर खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटों की सलाह पर शुरू कर दिया, मुझे ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, तब मुझे पसंद नहीं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि जैसे तुमने समय के अनुसार अपने आप को मॉडर्न बना लिया, आधुनिक बना लिया, अर्थात तुमने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर दिया, बच्चों के अनुसार तुम चलने लगे, जो कर रहे हो उनके कपड़ों के बारे में बताया, उनका पहनावा, क्या क्या चीज़ तुमने लाए, मुझे ये सब चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कार्य में तुम्हें नहीं टोकता। कौन कह रहा है बेटा, ये यशोधर बाबू, ठीक है। तो तुम्हें भी मेरे कार्यों में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, तुम भी मेरे जीने के ढंग में से कोई ऐतराज़ तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। जबकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो तुम्हें भी मेरे कार्यों में ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वे थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते थे यशोधर बाबू, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने के सही विधि सीखें तथा साथ ही वे अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के प्रेस्क्राइब ठहरी चीज़ें वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर, ठीक है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और वह कहकर उनकी तरह ही झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे, ठीक है। स्वयं किशंदा भी हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एडवाइस कहकर ना भाऊ ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तो सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशंदा ने उन्हें रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और क्या कहा करते थे, हेल्दी वेल्दी एडवाइस, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है। उनका मानना था कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो, ठीक है। दिल्ली आए तो उनको सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर ले जाना और यह मंत्र दिया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी, ठीक है, एडवाइस। यह यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए। जब किशंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी
बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें बाऊ कहता है। हर सवेरे वे किशंदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशंदा कभी कभी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेते थे। यशोधर ने किशंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, ठीक है, लेकिन किशंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशंदा की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी कड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी। जब तक किशंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्यों और उत्साही कार्यकर्ताओं की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई, ठीक है, निभाई। किशंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। देखिए किशंदा, जैसा कि बेटा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि यशोधर बाबू जो थे वो किशंदा को अपना आइडल मानते थे। किशंदा के अनुसार ही उन्होंने अपने आप को बना लिया था, वैसे ही विचार, ठीक है, वैसे ही बातें करना और उन्हीं की ही परंपरा को वो चलाते आ रहे थे। इसी कारण उनकी परंपरा को जीवित रखने के कारण वो अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों से भी उनसे नाराज हो गए। घर में होली गंवाना, जौन पुन्यों के दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तामील के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई काम यशोधर बाबू ने किशंदा से विरासत में लिए थे। विरासत जैसे हमें हमारे पूर्वजों से जो कुछ भी मिलता है उसे क्या कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उसे क्या कहा जाता है, विरासत। अपनी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों से होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही है कि आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं हो रहा था। यशोधर जी चाहते कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर के अंदर ये भावनाएं थी, उन्हें ये लगता था कि उन्हें यशोधर चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों मिले। यशोधर जी कहते हैं कि जिस तरह किशंदा से लिया करता था यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है। हरगिज वह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे, लेकिन यह भी क्या हुआ, पूछा नटाज उसके मन में जैसा आया करता रहा, ठीक है। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरता। यशोधर बाबू क्या कहते थे कि ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये नई पीढ़ी की है, न्यू जनरेशन है, इनकी जो ज्ञान है वो हमसे ज़्यादा होगा लेकिन अनुभव तो हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कह रहे हैं यशोधर बाबू कि नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरता। बेटा मानो न मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बाबा आप तो हद करते हो, बात बात पर जानते ही नहीं आप, आपसे क्या पूछें। देखिए यशोधर बाबू को ये लगता है कि घर में बच्चे उन्हें पूरा सम्मान दे, पत्नी भी उन्हें पूरा सम्मान दे, वो जैसा करें यशोधर बाबू उन्हें ना टोके। लेकिन यशोधर बाबू जो है वो बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया पुराने विचारों के व्यक्ति हैं, तो उनसे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरीके से उनके बच्चों का रहन सहन है वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें ये सब कार्य उनके क्या लगते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर जैसे लगते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चे हर कार्य में मेरी पूरी सलाह लें और मेरे अनुसार ही वो
चलें। ठीक है। प्रवचन सुनने के बाद एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरता। मानो न मानो झूठे मुंह से ही एक बार पूछ लिया करो कि यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, बात बात पर जानते ही नहीं, आपसे हम क्या पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। ठीक है। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना है, राशन लाना है, GHS डिस्पेंसरी की दवा लाना है, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना है, पहाड़गंज से सब्जी लानी है, डिपो से कोयला लाना है, ये सब काम आप पर छोड़ दे, तब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा था कि वे एक बार दूसरे से कहने लगे कि तू क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं करते। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर था, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता, इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ठीक है। नौकर क्यों नहीं रख लेते, आपको भी आराम हो जाएगा और हमें भी आराम रहेगा। कमाओ बेटा। नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकरों की तनख्वाह दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यशोधर बाबू को ये लगता था कि घर में भी उनका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। ठीक है। घर पर भी बच्चे और पत्नी जैसे शहर के गांव के सभी लोग यशोधर बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन यशोधर बाबू को ये लगता था कि उनकी पत्नी और बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करें। यशोधर बाबू को यही समाव इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं दे रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे को अपने हाथ से नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटों के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा लगता है कि क्या कहा देखिए कि ऐसा लगता है कि जिस पर बेटे अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहता है कि काम में आपने पैसे से करने को कह रखा है, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा, नुक्ताचीनी न करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस तरह घर का खर्च कर रहा था कि कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप पाल वाला डबल बेड, सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ था? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहना यही है कि मेरा टीवी है, समझो इसे कोई ना छुए। क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही, अब इसका एक नौकर भी रख लो। मैं उनका नौकर होगा तो उनके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू। घरवाली को काम सब अपने अपने हाथ से ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हो जाता है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी हैं। देखिए यशोधर बाबू की बातों को उसकी पत्नी सुनती है लेकिन उन्हें गुस्सा आता है। देखिए इसमें यही बताया गया बेटा कि व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को
परिवर्तित कर लेना चाहिए। समय के अनुसार व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। ठीक है। फिर गाड़ी में जैसे अगर व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को नहीं परिवर्तित करता तो जो कंडीशन यशोधर बाबू की हुई, जबकि यशोधर बाबू ये चाहते थे कि उनको घर में भी पूरा सम्मान मिले, कोई भी कार्य हो, कोई भी शॉपिंग हो, यशोधर बाबू को ये लगता था कि सभी उनकी सलाह माने, लेकिन ऐसा होता नहीं था तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और उनके पुत्र बच्चे जो न्यू जनरेशन के थे वो न्यू जनरेशन की तरह रहना चाहते थे, उसमें यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों पर टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पड़े हुए लॉनों को पार करके जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत पड़े हुए हैं, उन 3 में से कुल एक को अब तक तिलसिला आबाद किए हुए हैं। बाहर बदरंग शक्ति है, उसका नाम लिखा है वाई.डी. पंत। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया इसे आप अच्छे से रीड कर लेना। ओके, अपनी बुक से कोई भी डाउट हो डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके बेटा, ठीक है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये? तो ये तो आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि ये पूरी कहानी सिर्फ इसी पर आधारित है कि समय के अनुसार व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।